Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. आज फिर एक बार मिलते हैं क्लास 11 के लिए और क्लास 11 का जो चैप्टर रन कर रहा है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर उसका जो एक लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर वो हो चुका है और उसका आज सेकंड लेक्चर रन कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसके पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट में बात की थी वो पूरी तरह से इमेजिनरी नंबर्स और आयोटा नंबर्स पे बात किया था। आयोटा क्या है, आयोटा पर एप्लीकेशन कैसे करते हैं और बहुत सारे हम लोगों ने सवाल भी लगाए थे। इस वाले लेक्चर में हम लोग अब आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, उसमें उसकी अलजेब्रा क्या होती है, किस तरह से हम एडिशन करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन कैसे होता है, ये सारे ऑपरेशंस आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज का सेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं और यहां पर देखिए मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले आज जानते हैं, आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि सर अभी तक तो हम लोग कॉम्प्लेक्स में आए नहीं, केवल आयोटा में चल रहे हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो आज आपकी इस मिस्ट्री को भी खत्म करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट ए और बी रियल नंबर है। अगर कोई ऐसा नंबर लिखा जाए जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो तो उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का जो तरीका है वो होता है कैपिटल जेड। इंग्लिश अल्फाबेट का जो कैपिटल जेड होता है बहुत अलग लिया गया है इसको, इसीलिए तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। मैं यहां पर यह बात करना चाहूंगा यहां पर कि अगर आपने ये कह दिया कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी तो इसका मतलब ये हुआ कि द रियल पार्ट ऑफ जेड, इसमें दो बातें होती हैं। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ए और बी अगर रियल नंबर है तो फिर आई बी, तो आई बी इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। एक्चुअली में आई बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पर रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो ए है और यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो बी है। बी एक्चुअली अलग से देखेंगे तो इट इज अ रियल नंबर, बट जब वो पार्ट वाइज बात करेंगे उसकी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कौन सा पार्ट है तो वो इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि उसके साथ कौन लगा हुआ है, आई। और आई कब होता है, आयोटा। आयोटा क्या होता है, अंडर रूट -1। तो लास्ट लेक्चर में आपने सारी चीजें इससे पढ़ी हैं। और भी एग्जांपल्स हम लोग टेकअप करते हैं यहां पर। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिया कि z इज इक्वल टू या z1 इज इक्वल टू 2 + 3i। ओके, तो अब यहां पर मैं यहीं पर लिख के दिखाता हूं आपको, द रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, z2 -3 - 4i। ओके, तो अब यहां क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z2 क्या आ जाएगा यहां पर -3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या हो जाएगा -4। हमेशा आप उस a प्लस आई बी से जब कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू मिलती चली जाएगी। यहां पर आप z3 भी एक और ले लीजिए, वो हो जाएगा -5 + 6i। सपोज दैट ऐसा है, तो रियल पार्ट ऑफ z3 जो है वो आ जाएगा -5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z3 जो है वो आपका आ जाएगा यहां पर 6। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह आप इस बात को समझ गए होंगे कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑलवेज a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है और उसमें a रियल पार्ट होता है और b जो है उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। मैं यहीं पर आपको बता दे चलूं ताकि आगे मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप यहीं समझ जाएंगे तो भी बहुत अच्छा है। जैसे कभी कभी हम लोग z4 मान लीजिए लिख रहे हैं। अब z4 मैंने लिखा और यहां पर लिखा 4 + 0i, तो एक्चुअली में तो ये 4 ही है। 4 × 0 × i, 4 + 0 × i, तो 0 में मल्टीप्लाई किसी भी चीज का करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अच्छी तरह आप जानते हैं। तो यहां पर 0 ही है, यानी कि ये 4 है। अब 4 है तो 4 एक रियल नंबर है, लेकिन हम उसे चाहें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब लिखेंगे तो दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4 + 0 × i। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका जो रियल पार्ट ऑफ z4 हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 4 और यहां पर जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z4 हो जाएगा वो यहां पर 0 हो जाएगा। तो कभी कभी हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए z5 हम मान लीजिए लिख रहे हैं और वो 0 है तो 0 को 0 + 0i भी लिख सकते हैं। यानी आज के बाद कोई भी रियल नंबर या कैसा भी नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। आइदर इट इज रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये आप अपने दिमाग में आज बैठा लीजिए क्या
कि एनी नंबर आइदर इट इज अ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो जीरो कैसा नंबर है, रियल नंबर है, और जीरो को हम अगर चाहें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो आई। तो इसमें अगर रियल पार्ट आप मान लीजिए Z5 है, तो इसका रियल पार्ट ऑफ Z5 अगर निकालेंगे तो वो भी जीरो होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z5 निकालेंगे तो भी जीरो होगा। तो ऐसे करके हम लोग जो है वो चीजों को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप समझ गए, इसमें इसके रियल पार्ट को समझ गए, इमेजिनरी पार्ट को समझ गए, तो यहां पर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहां पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, लेट Z1 एंड Z2 बी टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, भी नहीं भी डिफरेंट लिखेंगे तो भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स मान लीजिए आप, बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स and they are said to be equal, and they are said to be equal। अगर मान लीजिए हम ये भी कह रहे हैं कि वो दोनों आपस में बराबर है, तो जैसे मैंने कहा कि Z1 की वैल्यू कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए कि ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं, यानी कि Z1 और Z2 दोनों बराबर हो चुके हैं। तो इसका मतलब समझते क्या होता है, आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसका मतलब इसमें दोनों में क्या आता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही होते हैं। तो इसका मतलब जब दोनों बराबर होंगे तो ऐसा नहीं कि रियल वाला इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी वाला रियल के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी के बराबर होगा। बहुत अच्छी तरह आप समझ रहे होंगे। तो रियल पार्ट ऑफ Z1, दिस इंप्लाई दैट द रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड the imaginary part of Z1 is equal to the imaginary part of Z2। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स कोई भी है और वो आपस में अगर इक्वल हैं, तो इट मीन्स दैट द रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ सेकेंड एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी हेल्प से हम x और y भी फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि 2 प्लस एक्स आई, ठीक है, एक मान लीजिए Z1 है, और इसी तरह से ये Z2 हम ले लेते हैं, और यहां पर आप यहां पर बल्कि वाई आई कर दीजिए, इसको वाई आई, और यहां पर आप कर दीजिए x और -3i। ओके, अब मान लीजिए हमने एक दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख दिए, दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, और हमने ये भी कहा कि Z1 इज इक्वल टू Z2। तो इसका क्या मतलब निकला, अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है, इफ कर दीजिए, इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, तो इसका मतलब 2 प्लस वाई आई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3i। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे जब कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इज 2 एंड द रियल पार्ट ऑफ Z2 इज x, सो x इज इक्वल टू, और सिमिलरली वाई आई एंड -3i, तो y इज इक्वल टू -3। तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ सेकेंड, यानी कि दोनों के रियल पार्ट आपस में बराबर होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होंगे। इसको लेकर के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो यहां पर आपको मुझे लगता है कि यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम यहां एक ऑपरेशन करने वाले हैं जिसमें कि अलजेब्रा, जैसे मान लीजिए कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे जो कोर्स में होता है, मैं कई बार इस बात पे चर्चा भी कर चुका हूं कि हम लोग क्या है कि जो भी ऑपरेशन करते हैं उसमें क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही तो होता है। तो ये इनमें जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं उसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अभी हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जैसे हम सेट्स की बात कर रहे थे तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स आ जाता था। तो ऐसे करके तो यहां पर हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी हम ऐड करेंगे
तो ऐड करने का मतलब ये होता है कि उसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के पार्ट से ऐड करेंगे, पहली चीज। दूसरा कि इसमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम, आज की बात जान लो, कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक ऐसा नंबर है जिसमें हम कैसा भी ऑपरेशन कर दें, किसी तरह का भी, चाहे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी कर दें, वो सारे के सारे ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। क्योंकि आप जानते ही हो, या तो वो रियल आएगा या इमेजिनरी आएगा। अगर रियल आएगा तो भी वो कॉम्प्लेक्स है और इमेजिनरी है तो भी वो कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह आप बात को समझ रहे होंगे। तो यहां पर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB एंड Z2 is equal to C plus ID be two complex numbers, be two complex numbers। ठीक है, अगर आपने दो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिया, then their addition is given by Z1 plus Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस IB और प्लस C प्लस ID। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जब हम ऐड करेंगे तो होगा क्या कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से जुड़ेगा और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी से जुड़ेगा। क्योंकि डायरेक्टली ये जुड़ नहीं पाते, बस हम लोग एडिशन दिखाते हैं, तो रियल से जुड़ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा A प्लस C और यहां पर I कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा B प्लस D। अब यहां पर देखिए Z1 प्लस Z2। अब यहां पर अगर इस चीज को देखा जाए तो कहीं ना कहीं Z1 प्लस Z2 जो है वो कहीं ना कहीं A प्लस IB के फॉर्म में दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यहां पर आप कह सकते हो कि A इज इक्वल टू A प्लस C और B इज इक्वल टू B प्लस D। तो यहां पर आपका जो है वो Z1 प्लस Z2 निकल चुका है एंड इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बात भी समझ में आ गई। तो यहां पर आपको एक रिजल्ट आपने इन्फर कर लिया कि अगर हम कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मैं यहां पे इसका एक एग्जांपल दे देता हूं और एग्जांपल के बाद फिर मैं इसकी अलजेब्रा करता हूं। तो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं कि Z1 इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 प्लस 3i ले लीजिए, सिंपल सा कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहां पर आप Z2 ले लीजिए -3 और प्लस 5i। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर देयरफॉर Z1 प्लस Z2 हमें फाइंड करना है। तो 2 प्लस 3i और -3 प्लस 5i। और जब इसे ऐड करेंगे तो 2 माइनस 3 एक साथ आ जाएगा और प्लस i कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस 5 एक साथ आ जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, -1 और यहां क्या बचा, 8i। तो आप देखिए रिजल्ट आ गया A प्लस IB के फॉर्म में आ गया, इन द फॉर्म ऑफ A प्लस IB के फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका Z1 प्लस Z2, यानी कि आपने एडिशन किया तो भी जो रिजल्ट आया वो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आया। तो यहां तक आप, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग रफली समझते जाएं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है और बड़े आराम से हम लोग समझ लेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा भी कह सकते हैं आप, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो यहां पर हमें इसका अलजेब्रा पढ़ना है। तो मैं यहां पे बताते चलूंगा, उसको बहुत ज्यादा एप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है और आप उसको बस करते जाइएगा। और अगर आपको लगता है तो आप घर पे बैठ के कोई भी एग्जांपल टेकअप करके और आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो एक पहला आ जाता है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमने Z1, लेट Z1 एंड Z2 be two complex number, P2 complex
numbers, then z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. z1 z2 belongs to complex number. ओके, तो यहां पर एक पहली प्रॉपर्टी आ गई, क्या कि पहली थी कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। तो जब आप कोई भी एग्जांपल लोगे ना तो कोई बहुत इशू नहीं आने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि हमें थोड़ा कर लेना चाहिए तो कोई इशू नहीं है। यहीं पर मैं z2 और प्लस z1 निकाल देता हूं। तो z2 प्लस z1 जब निकालेंगे तो -3 + 5i और प्लस इसमें करना है 2 + 3i। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब यहां पर जब आप इससे ऐड करेंगे तो -3 + 2 -1 ही आएगा और यहां पर 8i आएगा। देखिए कोई फर्क पड़ा क्या? तो दिस इंप्लाई दैट यहां पर आ गया z1 + z2 इज इक्वल टू z2 + z1। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी एग्जांपल को देने की जरूरत है और आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एसोसिएटिव। अब देखिए यहां पर क्या एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 होने चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि z1 और z2 और z3 मान लीजिए ले लिया हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए। अब यहां पे जब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए तो यहां पर हम कह रहे हैं देयरफॉर z1 + z2 और प्लस z3 इज इक्वल टू z1 + z2 + z3। अगर आप कर रहे हैं तो यहां पर ये आपका जो है वो पोजीशन होल्ड करता है। यानी कि आप पहले दोनों को जोड़ने के बाद तीसरे को ऐड करिए या दूसरे तीसरे को ऐड करने के बाद उसमें पहले को ऐड कीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिविटी। तो यहां पर एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमेना होते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बड़ा हेल्प करता है ये सब। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स चल रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स की ही बात कर रही है, ऐसा नहीं कि वो हमने नहीं लिखा तो वो कुछ और हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, लेट z इज इक्वल टू a + ib be a complex number, okay, and let 0 is equal to 0 + i0 be a 0 complex number। अब जरा समझिएगा, तो z + o इज इक्वल टू, आप देखो तो यहां पर क्या रिजल्ट आने हैं, o + z इज इक्वल टू z। क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। तो a + ib और प्लस 0 + 0i इज इक्वल टू 0 + 0i प्लस a + ib कम्स आउट टू बी a + ib। बोलो भाई यहां होगा या नहीं होगा? क्योंकि z की वैल्यू तो आपने मानी a + ib और ये 0 + 0i, 0 आपने कह दिया 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है और 0 नंबर रियल नंबर भी है। लेकिन आज के बाद 0 को अगर चाहे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लिया और उसको जोड़ दिया। तो a + 0 क्या होगा? a ही आएगा और 0 + b भी 0 ही आएगा, मतलब b आएगा। तो आपका पहली बार में शायद मैंने कुछ बोल दिया उल्टा, a + 0 a आएगा और यहां पर b + 0 भी b आएगा। तो यहां पर कुल मिला के देखिए वही रिजल्ट आ गया, यहां भी वही चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो यहां पर ऐसे केस में देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 0 + i0 या 0i इज कॉल्ड, i0 भी लिख सकते हैं 0i भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 इज इक्वल टू 0 + 0i इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इसको? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी हम कोई ऐसा नंबर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम कहीं ऐड भी कर देते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी चले जाएंगे और एक जो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है उसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ, चौथी प्रॉपर्टी है यहां पर कि एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहां देखिए, लेट z इज इक्वल टू a प्लस ib बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर and if there exists a complex number माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस ए प्लस क्या, आप इसे भी माइनस आई बी कर दीजिए। यानी हमने क्या लिखा, लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है जो नेगेटिव ऑफ जेड के बराबर है, यानी उसकी वैल्यू हो गई माइनस ए माइनस आई बी, देन जेड प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यानी कि वहां पर आपका एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। तो जब दो इनवर्स चीजों को हम ऐड करेंगे तो वहां पर एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। जैसे आपको अच्छी तरह बता, मैं ऐसे एग्जांपल दे दूं कि जैसे नंबर सिस्टम में बात करें तो अगर 2 में -2 को जोड़ देते हो तो 0 है। 0 ही एक ऐसा नंबर है जो कहीं भी हम जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से अगर -5 है तो उसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि 5 और -5 दोनों एक दूसरे की क्या है, वो एडिटिव इनवर्स है। तो उसी तरह से z का एडिटिव इनवर्स माइनस जेड है और माइनस जेड का एडिटिव इनवर्स यहां पर, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z एंड वाइस वर्सा। यहीं पर आप इसे कह सकते हैं कि ये उसका उल्टा भी होता है, यानी कि जेड माइनस जेड जो है वो जेड का है और जेड जो है वो माइनस जेड का है। तो ये हो गया आपका जो है इस तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव। तो देखिए आपने अभी जो है एक अलजेब्रा पर एक अभी ऑपरेशन पढ़ा एडिशन, और एडिशन पे आपने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है। पहला क्या कि वो कॉम्यूटेटिव होता है, दूसरा क्या कि वो एसोसिएटिव होता है, तीसरा क्या कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखना पड़ेगा 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कहीं भी हम ऐड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और चौथा आपने प्रॉपर्टी आई वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि आप किसी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी दूसरे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हो कि उसका रिजल्ट आपका 0 हो जाए, तो ऐसे केस में वो आप जेड का माइनस जेड हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है और यहां पर आपका जो है वो आ गया, दोनों को जोड़ोगे तो याद है। अब इसी तरह से आप यहां पर जब इतनी बात आप समझ गए तो आप सब्ट्रैक्शन भी समझ सकते हैं। तो यहां पर आप आ जाइए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सब्ट्रैक्शन की घटना भी एक्चुअली एडिशन नहीं होती है। जैसे अभी मैं दिखाता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए हमें यहां पर एक Z1 है वो a प्लस आई बी है, सपोज दैट, और यहां पर Z2 है वो मान लीजिए C प्लस आई डी है, सपोज दैट, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। रेंडमली आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर मुझे Z1 माइनस Z2 करना है, यानी कि Z1 में से अगर Z2 को घटाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं Z1 और प्लस माइनस Z2 कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहां से हम माइनस Z2 निकालेंगे तो माइनस C और माइनस ID हो जाएगा, माइनस ID हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने यहां पढ़ाई है। तो जब आप नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे और आराम से आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब आप तो a प्लस आई बी है ना, और प्लस यहां पर आपका आ जाएगा माइनस C माइनस ID। अब आप चाहें तो a माइनस C और प्लस I कॉमन ले लेंगे तो b माइनस D। यही आपका हो गया Z1, देयरफॉर Z1 माइनस Z2। तो देखिए Z1 माइनस Z2 भी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपको एक बात समझ में आ गई है
कि हम अब कोई भी ऑपरेशन करने वाले हैं, हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर ही आने वाला है। अब यहां पर एक और पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कहा यहां पर कि Z1 जो है वो क्या कहते हैं 2 और -3i है, ओके, और यहां पर Z2 हम ले लेते हैं -5 -8i है, ठीक है, कुछ भी ऐसा बना दिया। अब यहां क्या हुआ कि हम Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है 2 -3i और इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें -5 -8i को, ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 -3i और यहां पर आ जाएगा +5 और +8i। अब यहां क्या आ जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, तो 2 और 5 ऐड हो जाएंगे तो 7 हो गया और यहां पर 8 में से 3 को घट जाएगा तो यह आ जाएगा 5i। देखिए ये भी a + ib के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ, यहां पर कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है, यहां पर एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो वैल्यू वहां पे चेंज हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन में ये चीजें काम नहीं करती हैं, इसलिए वहां पर इसकी अलजेब्रा नहीं बताई गई है। तो ये क्लियर हो गया कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग जो आने वाले हैं वो मैं इधर ही से बता देता हूं, और यहां पर अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि हम दो अब अलग अलग लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो वहां देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 और 2 ही नहीं होता है, वो आप 2 के अलावा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है, बट हम लोग 2 पे समझते हैं। हालांकि एसोसिएटिव तो हमें 3 पे करनी ही पड़ेगी, तो यहां पे 2 हटा ही दीजिए। चलिए, आप टेक्निकल चीजें जो है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप कर सकते हो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि लेट Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट Z1 इज इक्वल टू A + IB एंड Z2 इज इक्वल टू C + ID। ओके, हमने मान लिया कि Z1 जो है वो A + IB है और Z2 जो है वो C + ID है। तो यहां पर अगर हम Z1 × Z2 फाइंड करना चाहते हैं तो जरा देखते हैं क्या घटना होती है। तो यहां पर आप देखिए A + IB, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका मल्टीप्लीकेशन, और C + ID, ठीक है। आप मेरे साथ बने हुए हैं ना, क्योंकि जब आप बने रहेंगे तो ही आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। और आपको पता है कि किसी भी चीज का जो लास्ट होता है ना, फल वहीं मिलता है, फल कभी शुरू में नहीं मिलता, ठीक है। पेड़ लगाया तुरंत ही फल नहीं देने लगता, जब वो पूरे टाइम बड़ा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तब उसका फल मिलता है। तो आपको भी हमारे साथ वीडियो में बने रहना है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि मैथमेटिक्स वालों के साथ बने रहना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यहां तो हमारे ही खोपड़ी नहीं लगती, आपकी भी लगती है, इसलिए लोग लगाना चाहते नहीं है, इसलिए वो भाग जाते हैं बीच में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बने रहेंगे एनीवे। तो यहाँ पर Z1 × Z2 तो हो जाएगा A + IB और C + ID। अब जरा मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं यहाँ पर। तो देखो, A का मल्टीप्लाई C में करेंगे तो AC हो जाएगा, फिर A का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो IAD हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो IBC हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर I² BD हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो I² की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर AC और -BD वो हम एक साथ कर ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और I को कॉमन ले ले रहे हैं, तो I जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ AD और +BC। आप जरा ये भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये A + IB के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये A + IB के फॉर्म में आ रहा है। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात देख ली कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेपरेटली मल्टीप्लाई किया, बट यू आर गेटिंग द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है, तो उससे बाहर नहीं जा रहा है। तो ये बात कंफर्म हो गई। अब यहीं पर Z2 × Z1 भी निकाल देते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे शंका समाधान कर देता हूं आपका, कि आपके दिमाग में आएगा कि Z2 × Z1 क्या हो जाएगा। तो ठीक है, C + ID ले लेते हैं और यहाँ पर A + IB ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे ABCD क्या होता है, ABCD क्या होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर है तो रियल नंबर की सारी प्रॉपर्टी उसमें यूज होगी। तो अब यहां पर आ जाते हैं CA और प्लस में डायरेक्ट करूंगा, यहां पर I आपका हो जाएगा CB, ओके, और + IDA
और माइनस आप डीबी भी कर सकते हैं। अब यहां पर जाएगा सी ए और माइनस डीबी, ओके, और यहां पर प्लस आई सी बी और प्लस डी ए। चूंकि ये रियल नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं एसी निकाले या सी ए निकाले, रियल नंबर में तो कोई इशू होता नहीं मल्टीप्लीकेशन में, तो हम केवल इसको चेंज कर रहे हैं, तो हो जाएगा एसी और ये हो जाएगा बीडी। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं, यहां पर आई, यहां पर जाएगा बीसी और यहां पर हो जाएगा एडी। क्या आप देखिए तो यहां पर जो रिजल्ट आपका आया हुआ है ये और ये रिजल्ट, ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। तो आपने यहां पे मल्टीप्लाई भी किया और पहली प्रॉपर्टी भी यूज कर दी आपने। तो यहां पर जो एल्जेब्रा हम पढ़ने वाले हैं वो हम यहीं पर आपको कोड कर देते हैं। हालांकि आपका जो है पहला रिजल्ट आ चुका है उस एल्जेब्रा का, तो यहां पर मैं सिर्फ शो कर दूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो एल्जेब्रा ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यहां पर ये आ जाएगा आपको। अब पहला आ गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव। पहली चीज आ गई कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव, ये आपने यहां पर रिजल्ट भी देख लिया है। सिमिलरली अगर आप बात करें तो यहां पर मान लीजिए कि Z1, Z2, Z3 अगर मान लीजिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो आप यहां पर ये भी कर सकते हैं Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। अगर ऐसा हो जाए तो यहां पर ये भी जो है वो क्या होगा, वो प्रूव हो जाएगा। आप घर पे बैठ के करना, अलग अलग ले लेना, जैसे यहाँ पे आपने मान लिया ऐसे ही तीसरा वाला Z3 मान लेना और कोई पर्टिकुलर मानकर भी कर सकते हैं। अच्छा, आप जनरल के बजाय कोई पर्टिकुलर मान के कर लीजिएगा तो और आसानी से काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एसोसिएटिव हमेशा 3 नंबर्स में देखी जाती है, तो वहां पे देखिए Z1, Z2, Z3 आ चुका है, ठीक है, तो एसोसिएटिव भी हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप मुझे बताओ कि नंबर सिस्टम में कोई ऐसा नंबर है क्या कि जिसको कहीं मल्टीप्लाई कर दे कोई इफेक्ट नहीं होता? यस, 1 एक ऐसा नंबर है जो कहीं भी मल्टीप्लाई कर दिए, दुनिया के किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिए, देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। सो देयरफॉर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव identity for the real numbers, you can say. So therefore अब हम यहाँ पे चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जैसे वो एडिशन पढ़ रहे थे तो एडिटिव आइडेंटिटी था, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें कि अगर मान लीजिए लेट Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी, हम जनरल में ही ले रहे हैं, और यहां पर एक 1 है जो 1 प्लस आई इंटू 0, यानी कि हम A प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 को हम लिखते हैं 1 प्लस आई इंटू 0 या 0 इंटू आई। अब यहां पर एक बात बताओ कि अगर ऐसा हो गया और हम दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इंप्लाई दैट Z इंटू 1, ओके, तो क्या रिजल्ट आने वाला है? तो चलिए एक बार कर लेते हैं, A प्लस आई बी और 1 प्लस आई इंटू 0। अब जब आप करेंगे तो A का मल्टीप्लाई इसमें होगा और जब इसमें होगा तो 0 ही हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो आई भी हो जाएगा और इसका इसमें होगा तो 0 ही हो जाएगा। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया कि Z इंटू 1 इज इक्वल टू Z। सिमिलरली 1 इंटू Z भी अगर आप करेंगे तो भी यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो यहां पर देयरफॉर ये कह सकते हैं कि देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू आई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए
कि यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर में वही 1 है, बट वो 1 जो है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। तो 1 + 0i, तो ये हो गया आपका। और चौथी प्रॉपर्टी यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। अब यहां पर आपको जरा यहां दिमाग लगाना है, ठीक है। लेट z = a + ib, ठीक है, be a complex number, and if there exists a complex number z1, ध्यान दीजिएगा, सच दैट, अब उसका मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, उसकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, जैसे C+id है वो नहीं लिख रहा हूं, वो कुछ होगा तो वो इसके अकॉर्डिंग आता है, इस वजह से मैं इसकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। तो z = a + ib be a complex number and if there exists a complex number z1 such that z into z1 = z1 into z = 1, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर दें और मल्टीप्लाई करने से उसका रिजल्ट 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, यानी कि आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो समझ लेना कि यहां पर देयरफॉर यू कैन से दैट z1 is called multiplicative identity of z, multiplicative identity of z and vice versa भी आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि एक ही तरफ से अभी निकाल रहे हैं तो इसलिए, लेकिन यहां पर बात बोल सकते हैं। अब यहां पर देयरफॉर आप ये भी कह सकते हो कि z into z1 = अगर 1 है तो यहां पर हम z1 की वैल्यू अगर निकालें तो वो 1/z हो जाएगी। अब यहां पर आप 1/z के लिए आप काम करेंगे, और 1/z के लिए जब काम करेंगे तो उसका एक तरीका अभी मैं बताने वाला हूं, लेकिन पहले हम यहां पर उस चीज को पहले समझ लें, फिर मैं अभी याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि 1/z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई आपको। जैसे आप यहां पे ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि z into 1/z तो डेफिनेटली 1 आएगा, तो ये आपका जो है ये वैल्यू तो आप समझ रहे हैं। अब यहां पर बात आ गई कि एक नेक्स्ट बहुत ही अच्छी चीज की हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा उसका पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में। तो यहां पर एक हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर देखते हैं ये क्या है। लेट z = a + ib be a complex number, then the conjugate of z is denoted by z bar, ध्यान दीजिएगा, denoted by z bar and is obtained by changing the sign of the imaginary part of z, मैं शॉर्ट पे लिख दे रहा हूं कि z अगर कोई a + ib है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z बार से डिनोट होगा, और जो z बार होगा उसमें कुछ नहीं, वो सारी चीजें वही होंगी, लेकिन उसमें उसका जो कॉन्जुगेट पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को हम बदल देंगे, ऑब्टेन्ड बाय दिस। इट मींस दैट कि z = अगर a + ib है तो दिस इंप्लाइज दैट द कॉन्जुगेट ऑफ दिस z बार इज डिनोटेड बाय दिस ib, इसके ऊपर भी बार हो जाएगा, एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाय दिस
कन्वर्टिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस जेड, यानी कि अगर ये प्लस था तो अब ये क्या हो गया, माइनस हो गया। यहां पर मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, मुझे लगता है तब आप समझ पाएंगे। तो Z1 इज इक्वल टू -3 -4i आ गया मान लीजिए। अब आपको इसका Z1 बार निकालना है, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो जो Z1 बार होगा वो क्या आ जाएगा, -3 -4i के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। और मैंने अभी बताया कि इसके रियल पार्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वी विल चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड। तो यहां पर आपका इसका साइन बदल जाएगा और ये आ जाएगा 4i। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहां पर आप बात करते हैं। अब यहां पर एक चीज आ जाती है कि जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, दो एग्जाम्पल अगर मान लीजिए दूसरा कोई एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि सपोज दैट कि यहां पर आपका जो है वो सिर्फ आ गया Z2 है और यहां पर सिर्फ 5 आ गया, 5 मान लीजिए Z2 इज इक्वल टू 5। वो आप कहेंगे साहब ये तो आईबी फॉर्म में नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहते हैं आईबी फॉर्म बना भी लीजिए तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 × i हो जाएगा। ओके, अब मैं इसका Z2 बार निकालना चाहता हूं। अब जरा बता दिए Z2 बार क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 5 + 0i के ऊपर एक बार आएगा और आप जीरो वाले के साइन को बदल देंगे। हम कहते हैं 5 - 0 × i और अल्टीमेटली वो रिजल्ट क्या हुआ, 5 ही आया। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ इसमें रियल पार्ट था तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि अगर इसमें सिर्फ रियल पार्ट है तो देयर विल नो चेंज एट ऑल आफ्टर ऑब्टेनिंग द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा एग्जांपल यहीं पर टेकअप कर लेते हैं और वो क्या है कि अगर मान लीजिए Z3 है और यहां पर पहले से -√2i है मान लीजिए। वो आप कहेंगे इसमें तो रियल पार्ट नहीं, तो रियल पार्ट आप उसे 0 बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ उसको बता रहा हूं कि क्या घटना होगी। तो Z3 बार जब आप निकालेंगे यहां पर तो वो आ जाएगा +√2i। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको मैं वहां पर उस चीज को रिलेट कर दे रहा हूं कि यहां पर हम कैसे काम करेंगे। तो जब ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, तो हम यहां पर देखिए क्या करने वाले हैं। मैं यहीं पर इसको छोड़ देता हूं और ये चीज मैं उसी को वहीं से उठा लेता हूं। तो ये आपने कहा है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर आ गया 1/, जैसे मान लीजिए, या सिंप्लीफाई ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। सिंप्लीफाई 1/2 - या 3 - 4i। ओके, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर 1/4 3 - 4i। अब अगर मान लीजिए इसे सिंप्लीफाई करना है तो इसका सोल्यूशन देखिए आप। तो आपको अभी मैंने बताया कि अगर ऐसा आ जाए तो देखिए क्या फायदा होगा, कैसे हम काम करेंगे। तो z = 1/3 - 4i, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता दूं मैं कि जैसे आपको मैंने आयटा में भी ये बात बताई थी कि जैसे हम नीचे में रूट नहीं रखते, अगर 1/√2 आ जाए तो क्या करते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हो जाता है √2/2, ठीक है। उसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखते। तो जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखते तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 + 4i, और यहां पर क्या जाएगा 3 और +4i, ठीक है, से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ऊपर में क्या आ जाएगा, 3 + 4i। ओके, अब यहां पर ये क्या आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दैट विल बिकम, अब यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ओके, और -4i का स्क्वायर। अब यहां जब सॉल्व करेंगे तो 3 + 4i और यहां पर आ जाएगा 9 और प्लस, एक्चुअली प्लस क्या, अभी आप माइनस ही रखिए, तो यहां जाएगा 16i²। ओके, तो यहां जाएगा 3 + 4i। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा लिख देता हूं, तो आप इसे अदरवाइज मत लेना कि आप सोचोगे सर जी कुछ जरूरत से ज्यादा ही लिख देते हैं। लेकिन ये सब मैं आपके लिए करता हूं, मैं अपने लिए नहीं करता, कि आपको कितना भी, जो कमजोर से कमजोर बच्चा होगा वो भी समझेगा और जो बहुत तेज होगा वो भी समझेगा, तो उसे कहीं दिक्कत नहीं आएगी स्टेप बाय स्टेप में, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 3 + 4i और नीचे में देखिए i² की वैल्यू हो जाएगी प्लस, तो हो जाएगा 9 + 16, तो कुल मिला के आ जाएगा 3/25 और +4/25i।
तो अब आप देखिए कि आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो भी इसका रिजल्ट किस फॉर्म में आया, a प्लस आई बी के फॉर्म में ही आया, यानी a हो गया, ये b हो गया और ये i हो गया। तो हमेशा आप ऑपरेशन चाहे जो भी कर दें, वो किसी भी स्थिति में आप उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में ही रिजल्ट आने वाला है। तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, अब मैं यहीं पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव, रैंडमली मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, तो मैं उन क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको बात कर रहा हूं। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3i, या ऐसा नंबर ले लीजिए जिसमें कि वो कुछ शॉर्ट आउट हो जाए। तो शॉर्ट आउट क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं जैसे आप यही ले लीजिए 3 या 4 + 3i मान लीजिए, ले लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 4 + 3i, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 3i, इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो डेफिनेटली अगर आप इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, तो अगर ये z है, मान लीजिए 4 + 3i, तो एक्चुअली में हमें क्या निकालना है, टू फाइंड 1/z, यानी कि 1/4 + 3i हमें निकालना है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। मैं बाद में चल के इसका शॉर्ट फार्मूला दे दूंगा, लेकिन अभी तुरंत नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर तुरंत मैं देता हूं तो आपको वो चीज जो सीखनी है वो आप सीख नहीं पाएंगे, फिर आप सिर्फ बातों को याद करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए मैं यहां पर आपको लॉन्ग मेथड से सिखा रहा हूं, फिर आगे चल करके मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला दे दूंगा, सेकंडों में निकाल लेंगे आप उसको। तो फिलहाल तो 1/z आपको फाइंड करना है। अब यहां पर देयरफॉर 1/z, तो वही वाला तरीका अब आपका आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 4 + 3i। ओके, अब यहां क्या आ जाएगा कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 + 3i और मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3i से और 4 - 3i से। अब ये आ जाएगा 4 - 3i, और देखो ये z है और ये z बार है, तो ये mod z² हो जाता है, यानी कि हो जाएगा 16 और +9। फाइनली मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। तो ये आ जाएगा 4/25 और यहां पर आ जाएगा प्लस और -3/25 और i। देखिए जो माइनस होता है वो हमेशा b के साथ लेते हैं, लिखने का तरीका यही होता है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली लिख देते हैं कि यहाँ माइनस आ रहा है, लेकिन उसका मतलब होता है कि वो b के साथ माइनस जाता है, या अगर यहाँ माइनस है तो वो a के साथ चला जाता है। तो देखिए इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया, तो देयरफॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज, इस केस में हो जाएगा 4/25 + -3/25i। तो ये आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, और इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं। बच्चों अब आपके सामने आ चुका है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया, अब इसकी 10 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अभी तक तो 2-2, 4-4 आ रही थी, अभी 10 प्रॉपर्टीज है, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं और एकदम आपको समझ में आएगा। यहां पर ये कहा गया कि प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है, पहले तो हमने मान लिया कि यहां पर एक z है, z1 एंड z2 बी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए ऐसा कुछ है कि z1 z2 भी है और z भी है, तो अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इनमें यह कहा गया कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मतलब लें और फिर अगेन उसका कॉन्जुगेट ले लें, तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट विल कम टू द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जरा इसको देखिए यहां पे कि एक बार हम z की वैल्यू यहां कुछ ले लेते हैं, तो मान लीजिए 2 + 3i ले लिया हमने। ओके, अब आप खुद ही बता दो कि z बार क्या होगा इसका, तो हो जाएगा 2 - 3i। इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, हमने कहा था कि इमेजिनरी पार्ट इसका चेंज हो जाएगा, उसका साइन, और फिर एक बार इसी का ही फिर एक बार और ले लेते हैं। तो z बार का जब बार लेंगे फिर से, तो इसका फिर से चेंज हो जाएगा, तो 2 + 3i आ जाएगा, और ये 2 + 3i क्या है, यही आपका z है। तो आगे फिर वापस, तो यहां पर इस तरह से आपने पहली प्रॉपर्टी को, यानी कि 2 बार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे 2 बार अगर कॉन्जुगेट ले लेंगे लगातार, तो वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए एक सेकंड प्रॉपर्टी यहां पर शो कर रहा है कि अगर हम यहां पर बात करें तो कह रहा है z + z बार = 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तो मान लीजिए z = आपने मान लीजिए यहां पर
ए प्लस जनरल में ले लीजिए, चलिए तो ए प्लस आई बी आपने ले लिया और जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी ले लिया। अब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो यहीं पर दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी दोनों हो जाएगी, एक बार हम ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर जब हम ऐड करेंगे तो Z1 प्लस Z2 जब करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो खत्म हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए आ गया। और ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि Z1 प्लस Z2 जो है वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z है, क्योंकि ए क्या है, ए यहां पर रियल पार्ट ऑफ Z है। तो देखिए ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। इज इट क्लियर और नॉट? यहीं पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आल्सो, तो तीसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी जो है। अब यहां पर जब हम घटाएंगे तो यहां पर Z1 माइनस Z2 जब करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो आपका 2IB हो जाएगा। तो 2 और I और यहां पर इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। देखिए आ गया ट्वाइस I इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो आप, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह इन बातों को समझ पा रहे हैं। यहां पर एक चीज और बताते चले कि अगर हम कहें कि Z और Z बार बराबर है, आप खुद सोचिए Z और Z बार बराबर कब आएंगे, जब उसमें सिर्फ रियल पार्ट होगा, क्योंकि रियल पार्ट का Z बार जो है क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो यानी कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर Z जो है वो सिर्फ A है तो Z बार क्या होगा, यहां पर वो आपका जो है वो भी A ही हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर हो गए, और ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो Z इज इक्वल टू Z बार। तो दिस इंप्लाइज दैट Z इज प्योरली रियल, यानी कि ये क्या है, प्योरली रियल। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये प्योरली रियल हो चुका है। तो ये आपका जो है, अब आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर क्या आ जाएगा कि ऐसे ही Z प्लस Z बार अगर 0 आ जाए, मान लीजिए हम दो चीजों को Z और Z बार अगर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 कब आएगा, जब इसका मतलब है कि केवल उसमें इमेजिनरी पार्ट हो। यानी ये आप कह सकते हैं यहां पर कि अगर Z इज इक्वल टू 3I आ गया तो Z बार क्या होगा, माइनस 3I होगा। तो यहां पे अगर Z प्लस Z बार निकालेंगे तो 3I और माइनस 3I कम्स आउट टू बी 0। तो ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि Z इज प्योरली इमेजिनरी, Z इज प्योरली इमेजिनरी। तो यहां पर आपका Z जो है वो प्योरली इमेजिनरी हो। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी बातों को मुझे कर करके दिखाना है, आप प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे और आपको बहुत आसान लगने लगा होगा। Z इंटू Z बार, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि Z इंटू Z बार, तो यहां पर Z इंटू Z बार। तो जैसे मान लीजिए हम यहां पर बात कर रहे हैं कि Z, जैसे इसको हमें करना है मान लीजिए, तो Z की वैल्यू मान लीजिए A प्लस आई बी हो गया और Z बार क्या हो जाएगा, A माइनस आई बी हो जाएगा। अब मैं यहां पर Z इंटू Z बार निकाल रहा हूं, Z इंटू Z बार, तो A प्लस आई बी और यहां पर जाएगा A माइनस आई बी। अभी अभी हम लोग इस तरह का बहुत सारा काम किया है पीछे वाले में। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर जो है वो माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन माइनस 1 हो जाएगी, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो देयरफॉर Z इंटू Z बार जो आया वो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। ए क्या है, ए है रियल पार्ट ऑफ Z, तो उसका स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर मतलब रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। और फिर बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि अब आप बात समझ गए होंगे। सिमिलरली आप जब दो कॉम्प्लेक्स अलग अलग लेंगे और उसमें आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे या उसको अलग अलग उसका मतलब कॉन्जुगेट निकाल के तब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो भी उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, और अगर आप इसी तरह से डिवाइड करते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहां पर आपको पूरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। आप घर पे एग्जांपल लेकर के और बड़े आराम से आप बैठ करके वीडियो को पॉज करके और आराम से आप लगाओगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट एज गिवन इन द राइट हैंड साइड। ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू द वन टॉपिक इज मोर, दैट इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी फिनोमेना है, जैसे कॉन्जुगेट के लिए है वैसे ही यहां पर
मॉडुलस के लिए है। और फिर ये दोनों चीजें जब हमको जानकारी हो जाएंगी तो फिर बहुत आराम से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को और आगे रन करा सकते हैं। तो यहां पर पहला एक और टॉपिक ले लेते हैं जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं यहां पर डेफिनेशन दे दे रहा हूं। लेट z is equal to a plus ib be a complex number, be a complex number, be a complex number, be a complex number, then the modulus of a complex number z is given by, is denoted by mod of z and is given by mod of z is equal to under root a square plus b square is equal to under root, यहां पर आप कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। यानी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे अभी तो हम लोग यहां पर नहीं इसके बारे में बात किए हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिचुएट किया जाता है मैं आगे चल करके और डिटेल करूंगा, लेकिन मैं चूंकि यहां मैटर आ गया है तो इसलिए मैं इसको समझा देता हूं आपको कि जो वाई एक्सिस होता है ना, इसको एज ए इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। और ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। यानी कि हम रियल नंबर को रियल एक्सिस पे और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर बात आ रही है कि ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो AB होगा और यहां पर ये जो वैल्यू होगी वो A हो जाएगी। ये रियल हो गया और ये आपका इमेजिनरी हो गया B। और जब यहां पर ऐसे z को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो a प्लस ib को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जो OP होगा, यही जो OP होगा यही आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है और इसी को ही हम मॉड ऑफ z भी बोलते हैं। यही चीज हमारा जो है वो क्या होता है, मॉड ऑफ z। तो देखिए मॉड ऑफ z जो लिखा गया है वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a का मतलब होता है कि द रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो मुझे लगता है यहां तक भी आपको बात पूरी तरह से समझ में आ गई। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये आज का है आपका अंतिम पड़ाव, यानी कि अंतिम टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ये। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आपने अभी अभी पढ़ा है। क्या कहा आपने कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अंडर मॉड रख दें तो वो इसके रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर होता है। यानी कि उसका रूट ले लें तो उसके बराबर होता है। तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, सम हो गया और उसका रूट हो गया। वो कैसे हुआ ज्योमेट्रिकली भी आपने समझा और आगे भी हम लोग बहुत बार समझेंगे। लेकिन यहां पर अब आपके सामने फिर से आ गई है 10 प्रॉपर्टी, जो कि आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है और इतना तो कहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। और इस साल ये भी आप सोच रहे होंगे कि हमारे कोर्सेज भी कम हो गए हैं। लेकिन ठीक है, कोर्स कम हुए हैं, लेकिन आपके कोर्स कब तक कम रहेंगे? इस साल कम रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर आपको, तो ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। तो इस वजह से आपके लिए आपका ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। तो हम लोग इस प्रॉपर्टीज पे भी बात कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मैं वहां पर आपको समझा दूंगा और आप इसको बहुत आराम से फिर घर पे बैठ के आप खुद एग्जाम्पल मान करके आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स को बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज को बताया था, वैसे मैं यहां भी आपको थोड़ा समझा देता हूं। यहां मैंने कहा कि Z1, Z2 बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो यहां पर सबसे पहले आपने कहा कि अगर किसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मॉडुलस 0 आ रहा है। सर जी मॉडुलस 0 आ रहा है, व्हाट डज इट मीन? अभी अभी हम लोगों ने इसको मिटा दिया। यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, जरा याद कीजिए,
यही आपका मॉड ऑफ जेड था, जिसको आपने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला था। अगर ये वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है आपकी ओपी जो है, अगर मान लीजिए ओपी है तो ओपी यहां पर इसका मतलब कि 0 हो गई, और 0 हो गई इसका मतलब कि ओ और ओ सेम हो गया, यानी पी जो है वो ओ पे कोइंसाइड कर गया। तो इसका मतलब है कि ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि ये तभी संभव होगा कि जब वो कहीं ना कहीं इसका जो रियल पार्ट ऑफ जेड है और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वो दोनों ही 0 होंगे। यानी अगर जेड की वैल्यू हम 0 प्लस 0 आई ले लें तो यहां पर हम मॉड जेड जब निकालेंगे तो अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है कि जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 हो। तो इसीलिए यहां पर देखिए उस बात को कहा गया। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप किसी भी जेड का मॉड निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे जैसा भी हो, आप वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद कॉन्जुगेट के फॉर्म में हो या वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या उसका नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसके मॉडुलस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मजे की बात देखिए, यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और यहां पर हम लोग इसको समझते हैं कि ये जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, यहां पर आप कह रहे हैं कि अगर जेड मान लीजिए a प्लस आई बी है तो डेफिनेटली जेड बार जो है वो क्या होगा, a माइनस आई बी, और मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस आई बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम जब इसका मॉड निकालेंगे तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहां पर जब हम इसका मॉड जेड बार निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि अल्टीमेटली वही आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह से हम इसका मॉड निकालते हैं, मान लीजिए, तो जब इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर और प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अल्टीमेटली ये भी क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए तीनों के मॉड बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसीलिए कहा गया कि मॉड ऑफ जेड बार एंड मॉड ऑफ माइनस जेड इज ऑलवेज बी इक्वल। तो यहां पर एक बात ये आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना और दिखाई दे रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और अगर आप इनको बहुत गले लगाएंगे तो बड़ा मजा आता है। और ये मत सोचे कि चीजें टफ हैं, और चीजें टफ हैं, लेकिन जब आप उनको जितना ही ज्यादा आप कहते हैं ना कि जिससे आप प्यार करते हो ना, तो वो बहुत नजदीक आपको दिखने लगता है। तो उसी तरह से आप मैथमेटिक्स से भी प्यार करोगे तो डेफिनेटली ये भी आपके बहुत नजदीक दिखाई देने लगेगा। तो यहां पर देखिए मॉड ऑफ दिस माइनस जेड, अगर मान लीजिए आप ऐसा कर रहे हैं और यहां पर ये जेड है, तो अगर ऐसी कंडीशन भी होल्ड होती है तो यहां पर कह रहा है रियल पार्ट ऑफ जेड। अब जरा एक एग्जांपल ले लिया जाए कि जैसे जेड इज इक्वल टू, मान लीजिए यहां पर 2 माइनस 3 आई है या 2 प्लस 3 आई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसका निगेटिव जैसे मॉड ले लीजिए पहले, ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड एक्चुअली में क्या आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 13। ओके, अब आप ऐसे सोचिए कि रूट ऑफ 13 अगर आप वैल्यू निकाल रहे हैं मान लीजिए, तो यहां पर क्या आएगा, तो अब आप ऐसे सोचिए कि मैं इसे निगेटिव कर दे रहा हूं, निगेटिव ऑफ दिस, तो जब निगेटिव करेंगे तो ये माइनस रूट 13 हो गया कि नहीं हो गया, जैसे आपने कहा माइनस ऑफ दिस मॉड जेड। अब जरा सारी बातें आपने निकाली, ये जेड हो गया, ये उसका मॉड हो गया, ये माइनस ऑफ मॉड हो गया। ओके, अब सारी चीजें मिल चुकी हैं। अब जरा वहां पर चलते हैं, तो इसकी जो माइनस ऑफ मॉड जेड की वैल्यू है वो कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब आप एक बात बताओ, और इसका जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, 2 है। तो डेफिनेटली अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इस वैल्यू से ये वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं होगी, तो देखिए वैल्यू बढ़ गई। और z क्या है, तो मॉड ऑफ z, तो z ये है, और z की वैल्यू जो है वो क्या है, यहां पर एक्चुअली में मॉड ऑफ z होना चाहिए था मुझे लगता है, और यहां पर ये छूटा हुआ होगा, तो यहां पर ये मॉड ऑफ z है। अब मॉड ऑफ z जब निकालेंगे तो वो कितना हो गया, रूट 13, तो मॉड ऑफ z जो है वो रूट 13। अब रूट 13 की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली कितनी होगी, वो आपकी 3 से ज्यादा होगी, तो इस वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब है कि माइनस ऑफ दिस मॉड जेड इज लेस देन आर इक्वल टू, ज्यादा होगा तो बराबर हो सकता है, नहीं तो वो उससे बराबर ही होगा, और लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया माइनस रूट 13, ये हो गया, अगर इक्वल टू की बात छोड़ देते हैं, इक्वल टू हो सकता है बहुत सारी कंडीशन में, लेकिन यहां पर लेस काम कर रहा है, और यहां पर ये रूट 13। तो देखिए कंडीशन हमारी सही आ रही है कि नहीं आ रही है,
कि ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली सबसे छोटा होगा, 2 उससे बड़ा है, पॉजिटिव है, और उससे भी बड़ा आपका ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये हो गया, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इमेजिनरी पार्ट में भी जाएं तो सारी बातें यही रहेंगी। इमेजिनरी पार्ट के लिए अगर बात करें तो इमेजिनरी पार्ट यहां पर 3 है, तो ये भी 3 है और ये √13 है। तो देखिए यहां पर भी क्या हुआ, एक्चुअली में ये वैल्यू 3 है और ये 3 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहां पर ये भी काम कर रहा है, तो इमेजिनरी के लिए भी बात सही होगी। तो मुझे लगता है कि यह बात आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी, कहीं दिक्कत नहीं है। आप ऐसी जेड ले लीजिए कोई भी और फिर इसका जेड बार ले लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपकी प्रॉपर्टी कॉमन आ रही है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने वाले हैं, जो मैंने अभी कहा है आपसे कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और कैसे इसका यूज करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। तो यहाँ पे हम लोग, जैसे हमने कहा था कि जब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो हम लोग उसका यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। ओके, अब आप जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पर अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है सपोज दैट, तो ये क्या आ जाएगा, z, जैसे इसको आप एक काम करिए z बार, ओके, और इसको इसके नीचे लेते आइए तो हो जाएगा मॉड ऑफ z बार स्क्वायर, और इसको इसके नीचे लेते आइए तो हो जाएगा 1/z। अब ये बताओ जो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था वो कितना था, 1/z। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना था, 1/z। तो 1/z की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। यानी ये भी कह सकते हो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज गिवन बाय, देखिए कितना इंपॉर्टेंट फिनोमेना मैंने दे दिया यहां पर, कि मॉड ऑफ z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। अब मॉड z भी आपको निकालने आ चुका है। अब यहीं पर मैं जरा निकालता हूं कि जैसे मान लो z इज इक्वल टू 3 + 4i मान लीजिए है, इसका आपको 1/z फाइंड करना है। तो 1/z का फार्मूला क्या होगा, z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। अब देखिए z बार क्या होगा, तो इसी का रिवर्स साइन हो जाएगा, यानी 3 - 4i, और यहां पर नीचे z बार, तो इसका जब z बार आप फाइंड करेंगे तो आपका सीधे सीधे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाता है, और वो भी रूट में होता है, और मॉड z का और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यानी कुल मिला के 16 और 9 25। तो ये देखिए आपका जो है 1/z, 1 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर आप निकालेंगे, तो मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है। तो यह आ जाएगा 3/25 और प्लस -4/25i। तो ये देखिए आपका जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपने देखा होगा कि कॉन्जुगेट में भी था, और यही चीज जो है आपका यहां भी लिखा हुआ है, जिसको आपने अंडर रूट आपने वहां लिखा था रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टीज को कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि यहीं पर मैं इस सेशन को इन करता हूं, और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपका जो सेशन है ये काफी लंबा चला गया है, तो आप मुझे लगता है कि अभी तक मैंने बीच में बोला भी था कि आप बने रहें और लास्ट में इसके फल मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टीज आपने करी है ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का हार्ट है। अब इसी पे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रन करेगा, तो इसलिए आपने बहुत अच्छी तरह इसको सीखा। आप एक बार इसको और देख लीजिएगा, और जितनी बार आप देखेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सबको समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत आपको होती है तो कमेंट सेक्शन में बार बार बोलता हूं कि वो आपके लिए ही है। और एक चीज और कि पिछले वाले लेक्चर का, यानी कि लेक्चर 1 का, मैं उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप पहले देख लेंगे और तब आप सेकंड लेक्चर देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड वेल। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।